हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गा पटेल और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जो ऑल अपकमिंग नर्सिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो ऑलमोस्ट आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन का आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्सेज गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट हैज़ टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज। ऑप्शन पढ़ते हैं। Oxygen is a hot air and it may burn trachea. B. Oxygen is a dry gas and thicken the mucus. C. Oxygen get cleaned of pathogen by humidification. D. Oxygen is easily absorbed because humidification add H ion to it. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि नर्स जो है ऑक्सीजन थेरेपी दे रही है तो उसको ह्यूमिडिफाई करके क्यों देती है, क्योंकि इसका आंसर है सेकंड। ऑक्सीजन एक ड्राई गैस होता है जो म्यूकस को थिक कर देता है, इसलिए हमको इसको ह्यूमिडिफाई करके देना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन प्री टर्म बेबी कॉज। क्या कॉज करता है प्री टर्म बेबी में ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाने के कारण? ऑप्शन है न्यूनेटल सेप्सिस, सेकंड न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, सी रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया, डी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसका आंसर है थर्ड, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। अगर बेबी को एक्सेसिव मात्रा में हम ऑक्सीजन दे दें तो प्री मैच्योर बेबी में ये रेट्रोफाइब्रोप्लेजिया कॉज करता है। नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अ फायर ब्रेक आउट इन योर वार्ड, द फर्स्ट एक्शन यू टेक इज। ऑप्शन पढ़ते हैं। कॉल 101 फायर ब्रिगेड, शट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, थर्ड डू यूज़ द फायर विथ फायर एक्सटिंग्विशर, डी इवाकुएट द पेशेंट फ्रॉम द वार्ड। तो अगर हमारे वार्ड में आग लग जाती है तो फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा हमारा? तो हमारा फर्स्ट एक्शन रहेगा डी, कि इवाकुएट करेंगे पेशेंट को वार्ड से, या जो भी अटेंडर पीपल्स वहाँ हैं उनको बाहर करेंगे। तो हमको प्रायोरिटी इसका अगर फायर लग जाता है उसका कैसे करना है? CARACE। तो आर का मीन्स रेस्क्यू करेंगे वहाँ जितने भी पीपल रहेंगे उनको। सेकंड ए से क्या रहेगा? एक्टिवेट करेंगे अलार्म को, फायर अलार्म को। सी कन्फाइंड करेंगे कि वहाँ के सबके जो डोर हैं, खिड़की हैं और ऑक्सीजन सप्लाई है वो बंद है या नहीं। और डी ई का मतलब क्या होगा हमारा? ई का मतलब होगा कि जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है उसको हमको यूज़ करके आग को बुझाना है। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन प्रोवाइड दैट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑप्शन पढ़ते हैं 10, 16, 21, 100। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर 16, बी 16% माउथ टू माउथ से। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पल्स ऑक्सीमेट्री इज यूज्ड ड्यूरिंग एंडोस्कोपी प्रोसीजर टू। ऑप्शन पढ़ते हैं। मॉनिटर द डेप्थ ऑफ सेडेशन, सेकेंड रिड्यूस द रिक्वायर नंबर ऑफ नर्स स्टाफ, सी डिटरमाइन आर्टीरियल ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, डी मेजर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन लेवल। तो हम क्यों यूज़ करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर का? सी डिटरमाइन द आर्टीरियल ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन, द परसेंटेज एंड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन द रेड कलर वेंचुरी मास्क इज। ऑप्शन पढ़ते हैं। 31% एंड 6 लीटर पर मिनट, सेकेंड है 35% एंड 8 लीटर पर मिनट, सी 40% एंड 10 लीटर पर मिनट, डी 60% एंड 15 लीटर पर मिनट। तो इसका जो आंसर है वो है रेड कलर वेंचुरी मास्क कितना ऑक्सीजन फ्लो देता है? 40% और 10 लीटर पर मिनट। जो 60% है ये क्या है? ग्रीन वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क को क्या है? वेंचुरी मास्क एक प्रकार का हमारा ऑक्सीजन थेरेपी देने का जो मेथड होता है, इसमें हम ऑक्सीजन देते हैं। ये ग्रीन कलर का वेंचुरी मास्क है, ये रेड कलर का है, 40, 35 जो है येलो कलर का है, और हमारा 28% जो होता है वो है वाइट, और 24% जो होता है वो है ब्लू। 7. हाउ मच ऑक्सीजन अ नर्स शुड गिव टू अ पेशेंट विद द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर पेशेंट है, उसको नर्स कितना ऑक्सीजन देगी?
नेज़ल मतलब ऑक्सीजन थेरेपी के थ्रू। तो ऑप्शन पढ़ते हैं 1 लीटर पर मिनट विथ नेज़ल प्रोंग, सेकेंड 2 लीटर पर मिनट विथ नेज़ल मास्क, 3 10 लीटर पर मिनट विथ नेज़ल मास्क, या डी 12 लीटर पर मिनट विथ नेज़ल प्रोंग। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट 1 लीटर पर मिनट विथ नेज़ल प्रोंग। इसमें क्या करना है, जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर वाले पेशेंट रहते हैं उनका जो रेस्पिरेटरी सेंटर रहता है वो डिप्रेस्ड रहता है। तो अगर हम उनको ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दे देंगे तो उनका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो डिप्रेस्ड ही रहेगा। अगर हम ज़्यादा मात्रा में O2 देंगे तो क्या होगा, CO2 कम बनेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा और वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। इसलिए हम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर वाले पेशेंट को कम से कम मात्रा में हम उनको ऑक्सीजन देते हैं ताकि उनका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो स्टिमुलेट हो सके। 8 फॉर अ COPD पेशेंट इन ICU फॉलोइंग इज प्रिफर्ड डिवाइस फॉर ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। तो ऑप्शन पढ़ते हैं नेजल कैनुला, मीडियम कंसनट्रेटेड मास्क, सी वेंचुरी मास्क, डी ऑक्सीजन टेंट। तो हमारे COPD पेशेंट हैं जो ICU में, उसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए हम सी वेंचुरी मास्क का उपयोग करते हैं। 9 आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स सलाइन हैविंग कंसनट्रेशन ऑफ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं 0.45%, सेकेंड है 1.45%, सी 1.5%, डी 0.9%। तो इसका आंसर होगा डी 0.9%। 10 रिंगल लैक्टेट IV इन्फ्यूजन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। रिंगल लैक्टेट में कौन सा कंटेंट नहीं रहता है वो बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं सोडियम, सेकंड क्लोराइड, सी पोटेशियम, डी बाइकार्बोनेट। तो हमारा जो ये तीन हैं ये तो कंटेन करते हैं और हमारा जो कार्बोनेट है ये कंटेन नहीं करता, तो आंसर होगा डी। 11 विच फ्लूइड इज गिव इन हाइपोवॉलेमिक शॉक। ऑप्शन पढ़ते हैं 5% डेक्सट्रोज, सेकेंड 0.9% NaCl, सी 5% डेक्सट्रोज NaCl, डी 10% डेक्सट्रोज। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक है मीन्स हमको इनको क्या देना है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन देना है रिप्लेसमेंट के लिए। तो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है इसमें, सेकेंड 0.9% NaCl। 12 a patient is to receive an IV infusion containing potassium chloride. When starting this IV infusion nurse should select। क्या कर रहे हैं, नर्स जो है पेशेंट को रिसीव करती है और IV इन्फ्यूज़न देती है जिसमें क्या रहता है, पोटेशियम क्लोराइड। तो नर्स सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेगी, ऑप्शन देखते हैं। द एंटीकोबाइडल स्पेस इन द क्लाइंट आर्म, बी अ वेन इन द बैक ऑफ क्लाइंट डोमिनेंट आर्म, सी द लार्ज पॉसिबल वेन इन क्लाइंट आर्म, और डी अ वेन इन बैक ऑफ क्लाइंट नॉन डोमिनेंट आर्म। तो इसमें आंसर जो होने वाला है वो है थर्ड, लार्ज पॉसिबल वेन इन द आर्म। क्यों, क्योंकि जो पोटेशियम क्लोराइड होता है वो हमारे वेन्स को इरिटेट करता है जब वो जाता है IV इन्फ्यूज़न के थ्रू, और क्या करता है, जल्दी से हमारे जो कैनुला होते हैं, अगर हम कम गॉस का कैनुला लगाएंगे उनको, मीन्स हम अगर उनको 22 या 24 गॉस का कैनुला लगाते हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जो इन पोटेशियम है वो इरिटेट करके इनफिल्ट्रेशन कॉज करता है वेन में और वो IV कैनुला ख़राब कर देता है। इसलिए अगर वो लार्ज वेन होगा तो थोड़े दिन तक अच्छे से चलेगा और इनफिल्ट्रेशन कम कॉज करेगा। 13 विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ IV इन्फ्यूज़न कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर। ऑप्शन पढ़ते हैं इनफिल्ट्रेशन, सर्कुलेटरी ओवरलोड, सी इन्फेक्शन, डी पायरोजेनिक रिएक्शन। तो अगर पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर है तो IV इन्फ्यूज़न का कौन से कॉम्प्लिकेशन के कारण होगा, तो इसका आंसर है सेकेंड, सर्कुलेटरी ओवरलोड। 14 द इनिशियल साइन एंड सिम्टम ड्यू टू इंट्रावेनस फ्लूइड इनफिल्ट्रेशन इंक्लूड। इनिशियल साइन क्या होता है, इनिशियल साइन क्या होता है इनफिल्ट्रेशन का, ये बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं हाई डिग्री फीवर, बी चेंज इन फ्लो रेट, सी स्वेलिंग, कोल्डनेस, माइल्ड पेन अराउंड इंसर्शन साइट, डी रेडनेस अराउंड इंसर्शन साइट।
तो इनफिल्ट्रेशन का हमें साइन याद रखने के लिए एक सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, SPC। SPC मीन्स क्या होता है, स्वेलिंग। S का मतलब स्वेलिंग, P का मतलब पेन, C का मतलब कोल्डनेस। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, ये है हमारा C, स्वेलिंग, कोल्डनेस एंड माइल्ड पेन अराउंड इंसर्शन साइट। तो आंसर होगा C। 15 द ड्रिप दैट इज रनिंग सेटिस्फैक्टरली मे स्टॉप बिकॉज। क्या है, एक ड्रिप जा रहा है जो कि अच्छे से जा रहा है बिना रुके, अचानक से वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि क्यों, ऑप्शन पढ़ते हैं। वेन इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय टू टाइट अ बैंडेज, सेकेंड ब्लड क्लॉटेड इन द कैनुला, सी हेड ऑफ प्रेशर इज टू लो, डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है वो है सेकेंड, ब्लड क्लॉट आ जाने के कारण कैनुला में वो अचानक से बंद हो जाता है और क्या करता है, इनफिल्ट्रेशन कॉज कर देता है और वहाँ पे स्वेलिंग कॉज करता है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्टर्ड। ऐसा कौन सा मेडिकेशन ऑर्डर है जिसको हमको इमीडिएटली करना है और वंस ओनली, एक ही बार करना है। तो आंसर PRN ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर। तो इसका आंसर है सेकंड, स्टेट ऑर्डर। नंबर क्वेश्चन की ओर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय विच ड्रग रिच द जॉइंट डायरेक्टली। हमें डायरेक्टली जॉइंट में देना है मेडिसिन को, कौन से रूट से देंगे, ऑप्शन पढ़ते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर, सेकेंड इंट्रावेनस, थर्ड इंट्राथिकल, डी इंट्रा आर्टीरियल। तो इसका आंसर बनेगा वो है फर्स्ट, इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर किस में देते हैं, जॉइंट में देते हैं। इंट्रावेनस वेन में देते हैं, इंट्रा आर्टीरियल आर्टरी में देते हैं, इंट्राथिकल डी। 18 नंबर क्वेश्चन, द आइडियल एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ अ निडिल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इंट्राडर्मल इंजेक्शन, कितने डिग्री में देते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन को आइडियली। ऑप्शन पढ़ते हैं 10 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसका आंसर है सेकेंड, 10 डिग्री इंट्राडर्मल इंजेक्शन। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, द सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग। इसका ऑप्शन पढ़ते हैं इंट्राडर्मली, इंट्रामस्कुलरी, इंट्रावेनस और सबक्यूट। तो हम इसका आंसर क्या होगा, इंट्राडर्मल फर्स्ट। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिफर्ड साइट फॉर IM इंजेक्शन इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। इन्फेंट और चिल्ड्रन में IM इंजेक्शन कौन से प्रिफर्ड साइट है वो बताना है। ऑप्शन डेल्टॉइड, सेकेंड रेक्टस फेमोरिस, थर्ड वास्टस लैटरलिस, डी वेंट्रोग्लूटियल। तो बच्चों में हम किस में देते हैं IM इंजेक्शन, थर्ड वास्टस लैटरलिस जो कि थाई में पाया जाता है। 21 क्वेश्चन, व्हेन गिविंग पेशेंट IM प्री ऑपरेटिवली मेडिकेशन द प्रैक्टिकल नर्स मस्ट रिमेंबर टू इंजेक्ट इनटू साइट नो मोर देन। अगर एक नर्स है जो कि IM इंजेक्शन दे रही है पेशेंट को, तो उसको क्या रिमेंबर करना है कि कितना से मोर देन नहीं देना है IM इंजेक्शन में जो अमाउंट है वो। तो ऑप्शन पढ़ते हैं 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml। तो इसका आंसर होगा थर्ड, 3 ml। 3 ml जो है वो मैक्सिमम है और हमें आइडियली 2 ml से ज़्यादा नहीं देते हैं हम जनरली, बट अगर मैक्सिमम की बात करें तो 3 ml तक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। 22 क्वेश्चन पढ़ते हैं। A साल्बुटामॉल 3% NaCl, C बुडिसोनॉइड, D हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो इसका आंसर है सेकेंड, 3% NaCl, जिसको हम IV रूट से भी देते हैं और नेबुलाइजेशन के थ्रू भी देते हैं। 23 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पेन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट एंड दोज विद क्रॉनिक पेन। जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं और क्रॉनिक पेन वाले पेशेंट होते हैं, उनके में इफेक्टिव कंट्रोल पेन मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ऑप्शन है ट्रांसम्यूकोसल रूट और पेरेंट्रल रूट, सी ट्रांसडर्मल रूट, डी इंट्रास्पाइनल रूट। तो इसका आंसर है वो है सी ट्रांसडर्मल रूट, जिसमें क्या है स्लोली जो मेडिकेशन है वो रिलीज होते रहता है और पेन को रिलीव करता है। 24 टू एंश्योर द सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज करेक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन सेफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन के लिए कौन सा एक्शन करेक्ट रहेगा नर्स का, ये बताना है। फर्स्ट है मेक श्योर द क्लाइंट इज इन द राइट रूम,
B. Check the name band of the patient. C. Have the client repeat his name. And D. Note the physician name. इसमें क्या करेंगे हम कि पेशेंट से उसका नाम पूछेंगे मेडिकेशन देने से पहले, जिसमें हम उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं कि हम सेम पेशेंट को दे रहे हैं या नहीं। 25. विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऐसा कौन सा मेडिसिन सिस्टम है जो इंडियन ओरिजिन है? तो होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, एक्यूपंक्चर। तो आंसर है सिद्धा, जो इंडियन ओरिजिन है। 26. क्लर्क रूल इज़ यूज्ड फॉर। क्लर्क रूल है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन: इवॉल्वेटिंग द IQ ऑफ चिल्ड्रन, इवॉल्वेटिंग चाइल्ड मेंटल ग्रोथ, इवॉल्वेटिंग द चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ, एस्टिमेटिंग द पीडियाट्रिक डोज ऑफ ड्रग। तो इसका आंसर होगा डी, एस्टिमेटिंग द पीडियाट्रिक डोज ऑफ ड्रग के लिए हम क्लर्क यूज़ करते हैं। 27. What is the best and most accurate method of measuring the medication dosage for infant and children? ऑप्शन पढ़ते हैं: वेट, हाइट, नोमोग्राम, वेट एंड हाइट। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, वेट। यूरिन 28. यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम। कल्चर के लिए यूरिन सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, यूरिन CS के लिए, तो कौन सा सैंपल यूज़ करेंगे? फर्स्ट यूरिन, मिड स्ट्रीम यूरिन, लास्ट यूरिन, फर्स्ट एंड लास्ट यूरिन। तो इसका आंसर है सेकंड, मिड स्ट्रीम यूरिन को लेना है। कैसे करना है? जब यूरिन करेगा पेशेंट तो फर्स्ट जो यूरिन रहेगा उसको डिस्कार्ड कर देना है, देन मिड स्ट्रीम यूरिन को कलेक्ट करना है। 29. Question: The physician has ordered the 24-hour urine specimen. After explaining the procedure to the patient, the nurse collect the first specimen. This specimen is then. डॉक्टर है जो कि 24-hour यूरिन स्पेसिमिन कलेक्ट करने बोला है। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर, वो पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया, देन नर्स कलेक्ट द फर्स्ट स्पेसिमिन। तो नर्स क्या बताएगी कि जो स्पेसिमिन है, जो यूरिन है, फर्स्ट यूरिन 24 आवर का, उसको क्या करना है? ऑप्शन पढ़ते हैं: डिस्कार्ड, देन द कलेक्ट बिगेन, सेव एज अ पार्ट ऑफ 24-hour यूरिन कलेक्शन, सी टेस्टेड देन डिस्कार्टेड, डी प्लेस्ड इन अ सेपरेट कंटेनर एंड लेटर एडेड टू द कलेक्शन। तो हमें क्या करना है? फर्स्ट यूरिन जो रहेगा उसको डिस्कार्ड करेंगे, देन कलेक्ट करेंगे हम 24-hour यूरिन प्रोटीन में। 30. रीएजेंट यूज्ड फॉर टेस्टिंग एल्बुमिन इन यूरिन। यूरिन में एल्बुमिन प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए कौन सा रीएजेंट यूज़ करते हैं यूरिन के लिए? एसिटिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट, बेनेडिक एस सॉल्यूशन, अमोनियम सल्फेट। तो इसका आंसर होगा एसिटिक एसिड। एल्बुमिन ए से याद रखना है, एसिटिक एसिड ए से ए। 31. द रीएजेंट यूज्ड फॉर यूरिन शुगर टेस्ट इज। यूरिन में शुगर प्रेजेंट है, यूरिन में शुगर प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए कौन सा रीएजेंट यूज़ करेंगे? एसिटिक एसिड, जेंसन वॉलेट, बेनेडिक सॉल्यूशन, मेथाइलिन ब्लू। तो आंसर है बेनेडिक सॉल्यूशन यूज़ करेंगे यूरिन में शुगर है कि नहीं पता करने के लिए। 32. विच इज़ द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर एस्टिमेशन मोस्ट ऑफ इट्स बायोकेमिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा होगा ब्लड कलेक्शन के लिए, जो बायोकेमिस्ट्री वाले मोस्टली टेस्ट होते हैं उसके लिए। ऑप्शन पढ़ते हैं: फास्टिंग टाइम, सेकंड पोस्ट पेरेंटल टाइम, डी इमीडिएट आफ्टर मील, डी आफ्टर गिविंग एन स्टिमुलेंट। तो इसका आंसर है वो होगा फर्स्ट, फास्टिंग टाइम। जो बायोकेमिस्ट्री वाले जनरली टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज PP, पोस्ट पेरेंट्रियल शुगर और HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, ये क्या है? फास्टिंग में जाते हैं। तो इसके लिए हमको ओवरनाइट फास्टिंग चाहिए, जिसके कारण हम क्या करते हैं, ज़्यादातर फास्टिंग टाइम में इसको कलेक्ट करते हैं। 33. इन अ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सैंपल ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट एक्सेप्ट। CSF में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? एक्सेप्ट है ना, क्या प्रेजेंट होता है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब नहीं होता है, उसको बताना है। रेड ब्लड सेल, लैक्टेट, वाइट ब्लड सेल, प्रोटीन। तो इसका आंसर है फर्स्ट, RBC नहीं रहता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। 34. व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पेशेंट विल गिविंग द एनीमा। पेशेंट को एनीमा दे रहे हैं तो कौन से पोजीशन पे देंगे? राइट लैटरल पोजीशन, लेफ्ट लैटरल पोजीशन, फॉलोअर्स पोजीशन, सुपाइन पोजीशन।
तो आइडियली पोजीशन कौन सा होता है एनीमा देने के लिए? लेफ्ट लेटरल पोजीशन। 35 ड्यूरिंग पेरिनियल ऑपरेशन पेशेंट आर कैप्ड इन। पेशेंट का पेरिनियल ऑपरेशन हो रहा है तो कौन से पोजीशन में उसको रखेंगे ड्यूरिंग? रिकमेंड पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन, टेंडलबर्ग पोजीशन, सिम्स पोजीशन। तो इसका सही आंसर है सेकंड, लिथोटॉमी पोजीशन में रखेंगे पेरिनियल। 36 टू गिव फॉलोअर्स पोजीशन टू द पेशेंट द हेड एंड ऑफ द बेड इज अराइज टू। अगर पेशेंट को हम फॉलोअर्स पोजीशन दे रहे हैं तो उसका जो हेड पॉइंट मतलब हेड साइड रहेगा कितना अराइज करेंगे, कितना डिग्री? 35 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। इसका आंसर होगा 45 डिग्री। फॉलोअर्स पोजीशन में 3 पोजीशन पाए जाएंगे, एक होगा हाई फॉलोअर्स पोजीशन, एक होगा फॉलोअर्स पोजीशन, एक होगा सेमी फॉलोअर्स पोजीशन या लो फॉलोअर्स पोजीशन, है ना। तो हम जो हाई फॉलोअर्स पोजीशन होता है उसमें क्या करते हैं 60 डिग्री में करते हैं, और फॉलोअर्स पोजीशन में 45, और जो लो फॉलोअर्स होता है उसमें हम 35 डिग्री में रखते हैं बेड के हेड ऑफ द बेड को। 37 हाउ शुड नर्स पोजीशन अ पेशेंट फॉर द कोलोनोस्कोपी टेस्ट? ऑप्शन टू lay the patient on his her right side to the body with leg straight. Second, to lie the patient on his her left side on the body with the leg bent. Third, to lie the patient in knee chest position. D, to lie the patient prone with buttocks elevated. तो हमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन देना होता है, तो कौन सा रहेगा लेफ्ट लेटरल? ये लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट साइड उनको सुलाएंगे। 38 मुस्लिम प्रेयर पोजीशन इज यूज्ड इन सर्जरी। मुस्लिम प्रेयर पोजीशन किस में यूज़ करते हैं? लेप्रोस्कोपी, लेप्रोटॉमी, लरिंजेक्टॉमी, लेमिनेक्टॉमी। तो आंसर है डी, लेमिनेक्टॉमी में यूज़ करते हैं मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। इसमें क्या है, नी डाउन रहता है पेशेंट। लिथोटॉमी पोजीशन इज गिव टू अ पेशेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। लिथोटॉमी पोजीशन जो है हम कौन से कंडीशन में देते हैं एक्सेप्ट, मतलब नहीं देते हैं, उसको चूज़ करना है हमको। तो वेजाइनल सर्जरी में, एनीमा, रेक्टल एग्जामिनेशन, कैथेटराइजेशन। तो इसमें तो देते हैं, वेजाइनल में, रेक्टल में भी देते हैं, कैथेटराइजेशन में भी देते हैं, एनीमा में नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं हम लोग। 40 द बेड क्रेडल इज़ यूज टू। बेड क्रेडल क्यों यूज़ करते हैं? ऑप्शन रिड्यूस द वेट ऑफ टॉप लिनन, बी स्विंग द पेशेंट, सी इन्फॉर्म अदर फॉर पेशेंट प्रेजेंट, डी मेक बेड लुक अट्रैक्टिव। तो इसका आंसर बनेगा वो है फर्स्ट, रिड्यूस द वेट ऑफ टॉप लिनन। बेड क्रेडल जो है हम बर्न पेशेंट में यूज़ करते हैं, बर्न पेशेंट में यूज़ करते हैं, और हम क्रेडल के थ्रू क्या करते हैं, जो लिनन रहता है हम क्रेडल के ऊपर करते हैं ताकि उनके ऊपर, पेशेंट के ऊपर जो है वेट कम पड़े जो लिनन का, और कंफर्टेबल रहे वो पेशेंट। 41 पेशेंट इज गिवन द फॉलोइंग पोजीशन ड्यूरिंग एब्डोमिनल एंड पेल्विक सर्जरी। 42 व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन टू बी मेंटेन फॉर पेशेंट हु शो साइन ऑफ शॉक। पेशेंट को शॉक के साइन दिखाई दे रहे हैं तो पेशेंट को कौन से पोजीशन में मेंटेन करेंगे? ऑप्शन है मॉडिफाइड टेंडलबर्ग, बी लिथोटॉमी, सी रिवर्स्ड बक टेंडलबर्ग, और डी सुपाइन पोजीशन। तो हमारा आंसर है मॉडिफाइड टेंडलबर्ग पोजीशन। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ पैर को ऊपर करेंगे, जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसको हम लोग क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे, जिससे क्या है ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन के साइड जाएगा और पेशेंट शॉक से बाहर आ सकता है। 43 पोजीशन यूज टू प्रमोट एम्प्टिंग ऑफ गट इज। आंसर पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, साइड लाइन, सेकेंड प्रॉन, थर्ड लिथोटॉमी, डी रिवर्स टेंडलबर्ग। तो इसमें आंसर बनेगा वो है रिवर्स टेंडलबर्ग, जिसमें क्या कहता है हेड ऑफ द, जो हेड साइड जो रहता है वो एलिवेटेड रहता है और जो लोअर एक्सट्रीमिटी रहता है वो डाउन साइड रहता है। तो इससे क्या होता है गट को एम्प्टी करने में प्रमोट करते हैं ऐसे में। 44 अ पेशेंट विद द डिसेप्निया शुड बी प्लेस्ड इन। पेशेंट को डिसेप्निया हो रहा है तो हम कौन से पोजीशन में उनको प्लेस करेंगे? सिम्स पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन एंड ऑर्थोपेनिक पोजीशन। तो आंसर है डी, ऑर्थोपेनिक पोजीशन। इसमें ऑर्थोपेनिक मीन्स क्या होता है,
ये सिमिलर टू क्या होता है, फॉलोअर्स पोजीशन होता है, सिटिंग पोजीशन के बराबर होता है, जिससे क्या है जो रेस्पिरेटरी हमारा लाइन रहता है वो क्या होता है उसमें वो मुड़ता नहीं है, स्ट्रेट होने के कारण हमको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, इसलिए हम ऑर्थोपेनिक पोजीशन देंगे। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट विद द सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रहा है पेशेंट को, तो हम कौन सा पोजीशन देंगे, डॉर्सल रिकमेंड, सुपाइन पोजीशन, फॉलोअर्स पोजीशन, टेंडलबर्ग पोजीशन। तो इसमें आंसर रहेगा 3 फॉलोअर्स पोजीशन। फॉलोअर्स पोजीशन में क्या करते हैं हम, कितने डिग्री में रखते हैं हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज़ को, जो अपर ऑफ द बॉडी होता है उसको हम 60 डिग्री में हम रखते हैं, जिससे क्या है ब्रीथिंग डिफिकल्टी से आराम मिल सके। 46 व्हाट इज़ द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर वेंटिलेटेड पेशेंट टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। एक पेशेंट है जो कि वेंटिलेटर में है और उसे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया से प्रिवेंट करना है, तो कौन सा पोजीशन देंगे, सेमी रिकमेंड पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, लेटरल पोजीशन, प्रॉन पोजीशन। तो हम उसको देंगे सेमी रिकमेंड पोजीशन। सेमी रिकमेंड पोजीशन में क्या होता है, 45 to 60 डिग्री तक क्या रहता है, जो हेड ऑफ द बेड एलिवेट रहता है, जिसके कारण क्या होता है प्रिवेंट करता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया से। 47 नंबर द हायर प्रायोरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू अ पेशेंट आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी इंक्लूड। कौन सा हायर प्रायोरिटी इन्फॉर्मेशन है जो ब्रोंकोस्कोपी के बाद हम पेशेंट को देंगे। ए फूड एंड फ्लूइड शुड बी होल्ड फॉर एटलीस्ट 2 आवर। सेकेंड वार्म सलाइन गार्गल विद डन एवरी सेकेंड आवरली। सी कपिंग एंड डीप ब्रीथिंग exercise will be done every second hourly. Fourth, only ice sips and cold liquid will be allowed initially. तो हम क्या करेंगे, अगर किसी पेशेंट का ब्रोंकोस्कोपी हुआ है तो हमें पता होता है कि उसका कॉम्प्लिकेशन जो होता है न्यूमोथोरैक्स भी होता है, तो न्यूमोथोरैक्स से बचाने के लिए हम उसको क्या बोलेंगे, थर्ड कफिंग करने के लिए और डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि क्या है न्यूमोथोरैक्स ना हो, और एटलीस्ट 2 आवर तक NPO रखना है पेशेंट को। उनको फूड और फ्लूइड कुछ नहीं देना है मुंह से उनको। 48 अ पेशेंट विद द कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हैड द diminished gag reflex. The nurse will A instill artificial tear, B maintain side-lying position, C offer a small sip of clear fluid, D test cranial nerve, third, fourth और 6। तो इसमें जो पेशेंट को क्या है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है और उसका गैग रिफ्लेक्स जो है डिमनिस है, तो नर्स क्या करेगी, उसको मेंटेन करेगी साइड लाइंग पोजीशन, ताकि क्या है वो एस्पिरेट ना करे, क्योंकि उसका गैग रिफ्लेक्स क्या है अभी ठीक नहीं है, जिसके कारण वो एस्पिरेट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए उसको साइड लाइन देंगे ताकि जो भी सिक्रीशंस होंगे वो साइड से होते हुए, मुंह के साइड से होते हुए नीचे बह जाए। 49 the physician consider performing magnetic resonance imaging test on the elderly client with the cirrhosis before the MRI is performed. Which nursing action is essential? एक पेशेंट है, एल्डरली पेशेंट, बुजुर्ग पेशेंट है, जिसका MRI करवाने का टेस्ट है, उसको सिरोसिस है, तो पेशेंट जो नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा हमारा, नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा हमारा, एसेंशियल नर्सिंग एक्शन वो बताना है। A the nurse administered a pre-test sedative. Second, the nurse record the client body weight. C the nurse remove the all client dental bridge and the nurse insert polish retention catheter. तो नर्स क्या करेगी, थर्ड आंसर रहेगा, द नर्स रिमूव द क्लाइंट डेंटल ब्रिज। इसमें क्या करेंगे, MRI जो रहता है वो बहुत ही हाई मैग्नेटिक रेजोनेंस एरिया कवर करता है अपने आसपास, जिसके कारण क्या होता है जो भी ज्वेलरी, हेयर पिन्स, डेंटल ब्रिज, ये सब चीज़ को हम रिमूव करते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल होता है पेशेंट के लिए, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है MRI में, इस कारण से। 50 ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द पेशेंट बिफोर कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन एक्सेप्ट। पेशेंट का CT स्कैन होना है तो हम पेशेंट को सारे इंस्ट्रक्शन देंगे, किस इंस्ट्रक्शन को छोड़ के। फर्स्ट है वियर कंफर्टेबल लूज फिटिंग क्लॉथिंग, रिमूव ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट सच एस हेयर पिन, डेंचर एंड ज्वेलरी। सी इट विल नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी इन अ केस ऑफ फीमेल पेशेंट। डी नील ओरली सेवरल आवर बिफोर द स्कैन। तो ये जो तीनों हैं ये इंस्ट्रक्शन तो हम देंगे उनको,
और ये इंस्ट्रक्शन हम नहीं देंगे कि आपको NPO रहना है सेवरल आवर के लिए, क्योंकि अगर कॉन्ट्रास्ट सीटी नहीं है कॉन्ट्रास्ट सीटी टेस्ट नहीं है तो उसमें NPO की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर कॉन्ट्रास्ट सीटी है तो उसमें उनको पेशेंट को NPO रखना पड़ता है। तो आंसर होगा इसका 4। तो अगर थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो दोस्तों में शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, उसके लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।